हेलो माय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इमरान खान आपका स्वागत करता हूं सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर। और चलिए शुरू करते हैं आपके सफलता का सफ़र, आपके सिलेक्शन का सफ़र। राजस्थान ज्योग्राफी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें अपने राजस्थान का रिवर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, पूरे एक ही वीडियो लेक्चर में अपने राजस्थान की लेक्स या राजस्थान की जो झीलें हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ताकि आरएस प्री के एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक अपने कंप्लीट हो सकें। और मैंने ये भी कहा था कि वीडियो लेक्चर्स की थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा, हो सकेगा करंट अफेयर्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा। लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, तो 2 दिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को दूर रखा। किससे? रिकॉर्डिंग वगैरह से थोड़ा दिमाग को शांत करना था, गर्म हो जाता है एक ही तरह का काम करते करते। तो अब वापस से वीडियो लेक्चर्स डेली आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और मैं यही है भी, अपने जब आराम से बैठ के सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि भाई अपने क्या करते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो अपने जो सेंटर के एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन राजस्थान में जब राजस्थान की पॉलिटी की बात करूं, राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो उसमें थोड़ा सा डीप अपने को जाना पड़ता है। जैसे अगर अपने राज्यपाल पढ़ते हैं तो राज्यपाल एक कॉमन चीज़ें हैं भी राज्यपाल के बारे में, लेकिन जब राजस्थान के संदर्भ में पढ़ते हैं तो राजस्थान के जो राज्यपाल रहे हुए हैं उनके बारे में भी अपने को नॉलेज होना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा भी ये चीज़ अपने कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार राष्ट्रपति और राज्यपाल से शुरू करते हैं, और राष्ट्रपति और राज्यपाल में आपस में कंपेयर करते हुए वीडियो लेके आते हैं। ऐसा पहले हो सकता है भाई किसी ने पढ़ाया हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा है, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसको इस तरीके से क्लिक किया जाए। तो थोड़ा सा आपको रूपरेखा देख रहा हूँ मैं, या थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कल से या परसों से किस तरीके से वीडियोस आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है भाई। और बिना देर किए हुए आज के टॉपिक पे आते हैं अपने, क्योंकि अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं, इधर उधर की बातें कम करते हैं। तो थोड़ा सा ये आइडिया देना जरूरी था आपको कि आगे आने वाले वीडियोस अपने किस तरीके के रहेंगे भाई। ठीक है। तो आज का टॉपिक है राजस्थान की लेक्स, झीलें। ठीक है। और कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक इसको जरूर देखना। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको राजस्थान की झीलें या लेक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है। हाँ, कुछ करंट अफेयर्स या कुछ न्यूज़ वगैरह में टॉपिक आते रहते हैं, उन पे जरूर ध्यान ध्यान रखना भाई। और साथ ही साथ हो सके तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। सिविल प्रिपरेशन बीकानेर सेम नाम है जो अपना यूट्यूब चैनल है, उस वही सेम नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। अगर मुझे लगा कि कुछ अपडेट मैं यहाँ पर देना भूल गया हूँ, मुझसे चूक हो गई, तो वहां पर मैं डाल दूंगा भाई। ज्यादातर वो है भाई, वो चीजें हैं जो न्यूज़पेपर में एज ए न्यूज या करंट अफेयर के हिसाब से आई होगी। ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में राजस्थान की झीलें और लेक से संबंधित मैं ऑलमोस्ट जो चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट है, वो सारी डिस्कस कर लें अपने। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहले भाई वही नक्शे पे बात करेंगे। देखने को मिलती है पूरे भारत, राजस्थान के अलावा तिब्बत एक सॉरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया हालांकि वो। ठीक है। तिब्बत ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां खारे पानी की झीलें मिलती है, लेकिन दोनों ही समुद्री क्षेत्र से दूर है। ठीक है। और यहाँ खारे पानी की झीलों का मिलने का कारण क्या है कि चाहे वो तिब्बत की बात कर लो, चाहे वो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की बात करो, ये दोनों ही टैथिस सागर के अवशेष हैं। और यहाँ दोनों में ही मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती है, डेजर्ट कंडीशंस पाई जाती है। ठीक है भी। एरिड बोलूं या सेमी एरिड, शुष्क और अर्ध शुष्क क्लाइमेटिक कैसे कह सकते हो आप, क्लाइमेट पाया जाता है, या जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है भाई। तिब्बत में क्यों शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है? क्योंकि वो हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसी वजह से मानसूनी पवनें जब हिमालय से टकराती है तो तिब्बत तक पहुंच ही नहीं पाती। तो तिब्बत में जो है वर्षा बहुत कम होती है, और वहां पर भी राजस्थान की तरह मरुस्थलीय मरुस्थलीय परिस्थितियां या कंडीशंस मिलती है। हालांकि वो शीत मरुस्थल है, राजस्थान एक गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है भाई। तो अब इन बातों में नहीं जाएंगे अपने, क्योंकि इसमें अगर अपने डीप चले गए तो फिजिकल ज्योग्राफी में चले जाएंगे। थोड़ा बहुत आइडिया देके मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा अपने लेवल पे इस चीज को स्टडी करना, क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है उससे रिलेट नहीं करता, ये फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेट करता है। अपने अपने यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लगभग मध्य में ये इस प्रकार अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली माउंटेनियस रेंज जो है वो स्थित है। ठीक है।
अब आपको अच्छे से पता है अरावली जो है वो राजस्थान को मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय, डेजर्ट एंड नॉन डेजर्ट में बांटती है, या राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है, वाटर डिवाइडिंग रेंज का कार्य करती है। जल विभाजक कैसे भाई? तो अरावली के पश्चिम की अधिकांश नदियां, मोस्ट ऑफ द रिवर्स सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ अरावली, कहाँ जाती है? अरब सागर की ओर, अरेबियन सी की ओर। और अरावली के पूर्व में स्थित नदियां, द रिवर्स विच आर सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ अरावली, वो मोस्ट ऑफ द रिवर्स कहाँ जाती है? ज्यादातर नदियां कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। लेकिन इनके अलावा अरावली जो है वो राजस्थान की झीलों को भी बांटता है। अगर मैं कहूं कि राजस्थान में फ्रेश वाटर लेक्स मोस्टली कहाँ मिलती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मीठे पानी की या फ्रेश वाटर लेक सिर्फ अरावली के पूर्व में या ईस्ट में मिलेगी, या तो अरावली में मिलेगी या अरावली के पूर्व में मिलेगी। मैं कह रहा हूं उनमें से अधिकांश कहाँ मिलती है। ठीक है, तो भाई फ्रेश वाटर लेक्स मीठे जल की या मीठे पानी की झीलें, ठीक है, अरावली के कहा? ईस्ट में या पूर्व में स्थित हैं, या अरावली वाले क्षेत्र में, या अरावली के ईस्ट या पूर्व में। अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थलीय राजस्थान है, यहाँ पर जो झीलें मिलती है, हमें खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है। हालांकि ये नहीं ये बोल रहा मैं, या ये कोई फैक्ट नहीं है कि यहाँ पर जितनी भी झीलें हैं वो सारी खारे पानी की या सॉल्टी वाटर लेक है। लेकिन अगर आपको खारे पानी की झीलें अगर कहीं मिलेगी राजस्थान में, तो अरावली के पश्चिम में मिलेगी, वेस्ट ऑफ अरावली मिलेगी। अब आपके दिमाग में आना चाहिए भी, क्वेश्चन आना चाहिए कि सॉल्टी वाटर लेक या फ्रेश वाटर में डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारा जो डिफरेंस है वो है लवणता का या सैलिनिटी का। जल की लवणता या सैलिनिटी को हम पार्ट पर थाउजेंड में मेजर करते हैं भाई। किस में मापते हैं? पार्ट पर थाउजेंड में। और इसको किस प्रकार दर्शाते हैं? इस तरह से दर्शाते हैं, प्रतिशत का जो साइन होता है उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो और लगा, या छोटा सा गोला और लगा देना भी। ठीक है, अब पार्ट पर थाउजेंड का मतलब क्या होता है? ये है भाई कि 1000 ग्राम पानी में, हाँ भाई ग्राम में, मिलीलीटर या लीटर में नहीं, 1000 ग्राम पानी में, जल में, ठीक है भाई, कितने ग्राम सॉल्ट या नमक है, तो वो उस पानी की लवणता या सैलिनिटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 1000 ग्राम पानी में 27 ग्राम नमक है, तो उस जल की जो भी वो झील, तालाब या कोई समुद्री क्षेत्र है, उसकी लवणता या सैलिनिटी कितनी हो जाएगी? 27 पार्ट पर थाउजेंड हो जाएगी। उसे इस प्रकार दर्शाएंगे। अगर मैंने 27 ही क्यों चूज किया नंबर? तो भाई जैसे पीएच में 7 होता है ना, इसमें भी 7 आ रहा है, पीएच 7 होता है। पीएच 7 क्या होता है कि पीएच 7 से जो नीचे का पीएच होगा अगर किसी का, तो वो कोई भी वस्तु या सब्सटेंस या कोई भी द्रव जो है वो क्या होगा? एसिडिक या अम्ल होगा या अम्लीय होगा। और पीएच 7 से ऊपर का अगर पीएच है तो वो एल्कलाइन या क्षारीय होगा। तो पीएच 7 क्या काम करता है? किसका काम करता है? एक माइलस्टोन का काम करता है। सेम ऐसे ही 27 पार्ट पर थाउजेंड से अगर ज्यादा है लवणता किसी भी जल की, तो वो जल राशि या वाटर बॉडी क्या होगी? सॉल्टी वाटर, सॉल्टी वाटर या खारे पानी की जल राशि होगी। क्लियर है भाई? चलिए, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब आराम से इसको देख लो, और इसमें जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, और अब अपने आगे बढ़ेंगे। और जब अपने राजस्थान की झीलों की शुरुआत करने वाले हैं तो एक चीज ध्यान रखना, अपने फ्रेश वाटर लेक से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में राजस्थान के खारे पानी की झीलों की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज और, उदयपुर आप सबको पता है भाई, उदयपुर जो है वो झीलों की नगरी
के रूप में प्रसिद्ध है, या इसे लेक सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, अभी सबको पता है, कॉमन सा फैक्ट है। तो अपने अब क्या करने वाले हैं, अपने राजस्थान के मीठे पानी की झीलें जो है उससे शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है भाई, और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फ्रेश वाटर लेक्स ऑफ राजस्थान, हमेशा एक चीज ध्यान रखो भाई कि हमेशा कंपेयर करके चीजों को पढ़ो। तो यहां पर अपने क्या करते हैं, शुरुआत में दो झीलें लेते हैं, एक तो जयसमंद, ठीक है भाई, और एक झील लेते हैं अपने राजसमंद। तो इनका जो डायग्राम, इनमें जो डायग्राम बनेंगे ना, उनका कंपेयर कर लोगे ना आप, तो आपको ये दोनों झीलें याद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जयसमंद झील की बात करें अगर अपने, तो राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक या मीठे पानी की झील, ठीक है, इसका निर्माण 1685 से 1691 के मध्य किसने कराया, महाराणा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, कौन सी नदी, गोमती नदी, कौन सी नदी, गोमती नदी पर बांध बनाकर। अब ये गोमती नदी मैंने बीच में क्यों लिखा है, थोड़ी देर में स्पष्ट करूंगा इस चीज को। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, इसका पुराना नाम ढेबर झील भी कहते हैं इसे। क्यों, क्योंकि यहां पर ढेबर नाका, ये जो क्षेत्र है कभी ढेबर नाका के नाम से जाना जाता था, तो इसे ढेबर झील या ढेबर भी बोल देते हैं। अब इसकी अवस्थिति अगर हम देखें तो भाई, अगर आप उदयपुर, आप सबको पता है भी उदयपुर शहर जो है, ठीक है, वो पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है, तस्तरी नुमा, डिस्क शेप, ठीक है, डिस्क शेप पहाड़ी क्षेत्र। और आप सबको पता है भी इस क्षेत्र को गिरवा कहते हैं। और उदयपुर के दक्षिण में जयसमंद है, जयसमंद, वहीं ये झील है। नए जिलों के हिसाब से बात करूं तो ये क्षेत्र सलुम्बर में चला गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं भी एक साथ नए जिलों में पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, फालतू में घबरा जाओगे। छोटे छोटे पॉइंट्स है, याद करते चले जाना। इस जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में एक डाइसेक्टेड या कटा फटा या उबड़ खाबड़ प्लेट्यू या पठारी क्षेत्र है। इसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार कहते हैं। यहीं पर नोट कर लो कि अगर आपसे लसाड़िया का
बांध पूछ ले तो आपका आंसर अजमेर होगा। लसाड़िया का बांध पूछ ले तो आंसर अजमेर होगा, वरना लसाड़िया का पठार या प्लेटू कहाँ होगा? जयसमंद, सलूम्बर या उदयपुर में। क्लियर है भाई? अब इस झील की बात करें तो इस झील का निर्माण जो है, इस झील का निर्माण जो है वो गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया। ठीक है भाई? इसके आसपास इसके जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं अपने। इससे दो नहरें निकाली गई है, इस झील से दो नहरें निकाली गई है। ठीक है भाई? और उन नहरों का नाम नाम है श्यामपुरा, श्यामपुरा और भटड़ा। इन नहरों से जो इस झील के जल का उपयोग आसपास के क्षेत्र में किसके लिए किया जाता है? सिंचाई हेतु किया जाता है। किस हेतु किया जाता है? इरिगेशन, सिंचाई के लिए किया जाता है। क्लियर है? क्या इस झील के किनारे कोई मंदिर है? बिल्कुल है भाई। नर्मदेश्वर जी का मंदिर स्थित है। इस झील के किनारे नर्मदेश्वर जी का मंदिर स्थित है। ठीक है? अब ध्यान से देखना भाई, इस झील के किनारे छतरी नुमा, छतरी नुमा, देखो भाई छतरियां नहीं है लेकिन छतरी नुमा ओदिया और प्रसाद बने हुए हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ओदिया और प्रसाद कहते हैं। तो इस झील के किनारे जो ओदिया और प्रसाद है वो फेमस है। ये ओदिया और प्रसाद क्या है? तो ये इस तरह से छतरी नुमा गुंबदाकार बड़ी संरचनाएं हैं जिस पर बैठकर आसपास के क्षेत्र को निहारा जा सकता है। ठीक है? तो पर्यटन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज, अच्छा गोमती नदी का संबंध है भाई, तो ये गोमती नदी से भी अपने एक तीर लगा देते हैं कि गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया था। अब इस झील के बारे में लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि इस झील से 7 टापू संबंधित है, 7 आइलैंड्स। इन 7 टापुओं में जो सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का, वो है बाबा का भागड़ा। भाई इसको इस तरीके से याद कर लो कि भांगड़ा करने के लिए जगह ज्यादा चाहिए। ठीक है? तो बाबा का भागड़ा। ठीक है? जो सबसे छोटा टापू है वो है पयारी। ठीक है भाई? और एक और टापू है बाबा का, बाबा का मगरा। ये जो बाबा का मगरा टापू है इस पर एक फेमस होटल बना हुआ है, आइसलैंड रिसोर्ट। आइसलैंड रिसोर्ट। ठीक है भाई? तो ये सारी चीजें अपने को जयसमंद झील से संबंधित याद रखनी है भाई। किससे याद रखनी है? जयसमंद झील से संबंधित याद रखनी है। क्लियर है? अब अपने आ जाते हैं, अब अपने आते हैं किस पर? राजसमंद झील पर। तो सबसे पहले राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद, क्या इसमें ऐसा कोई पॉइंट याद करना अपने को? बिल्कुल। राजस्थान, राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य, ये राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य के रूप में याद करना है अपने को। भाई उस जमाने में या उस टाइम पीरियड पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। अच्छा पहले इसका देख लेते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जो है वो 1662 से 1680 के मध्य महाराणा, महाराणा
सॉरी, राज सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है भाई, उस समय बहुत बड़ा अकाल या बड़े लेवल पे अकाल पड़ा, तो हो सकता है भी उस समय ये होगा कि जो भी यहाँ पर झील या फिर ये जो झील है इसको बनाने में, खोदने में हेल्प करेगा, उसके बदले में अनाज दिया जाएगा। तो इस तरीके से एक अकाल राहत कार्य के रूप में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, राजस्थान का पहला अकाल राहत कार्य माना जाता है। कहाँ पर है? तो भाई नाम से ही पता चल रहा है कि ये राजसमंद में है, लेकिन आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा कि राजसमंद में कहाँ? कांकरोली। राजसमंद में कहा? कांकरोली राजसमंद। ठीक है, इसमें भी अपने वही एक डायग्राम बनाते हैं। जब ये अकाल राहत के रूप में अकाल राहत के रूप में इसका निर्माण करवाया गया, तो कौन सी नदी पर बांध बनाकर? तो भाई इसीलिए गोमती नदी मैंने बीच में लिखी थी कि गोमती नदी पर बांध बनाकर ही जयसमंद झील का निर्माण हुआ है, और गोमती नदी से ही किसका? राजसमंद झील का निर्माण हुआ है। क्लियर है भाई? अब देखिए इसके बारे में और क्या चीजें हमें याद होनी चाहिए। इसकी जो नींव रखी वो घेवर माता से रखवाई गई। बिना पति के, ठीक है भाई, घेवर माता नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और घेवर माता का संबंध कहां से है? तो घेवर माता का संबंध जो है वो आमेट, आमेट राजसमंद से है भाई। तो घेवर माता से इस झील की नींव रखवाई गई। क्लियर है? अब बात करते हैं इस झील और इस दोनों झीलों की जब तुलना करते हैं, तो इस झील के किनारे भी एक मंदिर है। ठीक है, यहां है द्वारकाधीश जी का मंदिर। और कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे कि श्रीनाथ संप्रदाय से संबंधित है। श्री कृष्ण भगवान को समर्पित श्रीनाथ संप्रदाय से संबंधित द्वारकाधीश जी का मंदिर इस झील के किनारे स्थित है। क्लियर है भाई? बाकी इतिहास की बातें हैं भी, राज सिंह के समय आपने पढ़ी होंगी या पढ़ोगे आप। ठीक है, तो वो झील पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यह नर्मदेश्वर जी का मंदिर, द्वारकाधीश जी का मंदिर। क्लियर है भाई? अगली चीज, इस झील का जो उत्तरी सिरा है, इस झील का जो उत्तरी सिरा है किसका? भाई राजसमंद झील का। नॉर्दर्न साइड जो है उसे नौ चौकी पाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? नौ चौकी पाल कहा जाता है। ठीक है भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस नौ चौकी पाल पर एक तरीके से विश्व की मान लो या राजस्थान का सबसे बड़ा शिलालेख स्थित है। ठीक है, राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति। ठीक है भाई, इसके लिए अपने को थोड़ा सा यहां जगह चाहिए भी राज प्रशस्ति के बारे में। प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा में जो लिखा गया हो। ठीक है, तो राज प्रशस्ति कहां पर है? तो राजसमंद झील के उत्तरी सिरे पर नौ चौकी पाल पे। इसे सबसे बड़ा शिलालेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगभग 25 शिलाओं पर अंकित है, इंस्क्रिप्टेड है। ठीक है, इसका इसका रचयिता किसे कहा जाता है? तो
रणछोड़ भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है भाई। बप्पा रावल, भाई गोहिल वंश और गोहिल वंश का इतिहास या इतिहास की जानकारी मिलती है बप्पा रावल से लेके महाराणा राज सिंह के समय की। और इसी में हमें जानकारी मिलती है 1615 में हुए प्रसिद्ध मेवाड़ मुगल संधि की। ठीक है भाई, बाकी सारी इतिहास की बातें हैं तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भी राज प्रशस्ति के बारे में। ठीक है, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखी गई हो, किसी वंश की प्रशंसा या किसी राजा विशेष की प्रशंसा। तो भाई ये यहाँ पर देखिए। अच्छा, अब एक और चीज, इसमें अकेली गोमती नदी का पानी नहीं आता, तो यहाँ पर ही डायग्राम में हम गोमती, तीन नदियों का पानी आता है, गोमती, ताल और केलवा। गोमती, ताल और केलवा नदियों का पानी इस झील में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बन गया। अभी दोनों डायग्राम को टैली कर लो, दोनों डायग्राम के कंपेयर कर लो और अच्छे से इस झील को समझ लो भाई। और थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो तो बीच में अपने एक लाइन और बना देते हैं। और ये जो तीन है, ये दो है नहरें हैं, और ये जो तीन है ये नदियां हैं। चलें भाई आगे बढ़ते हैं। और अगली जो अपने झील की बात करने वाले हैं वो भी, उसका संबंध भी इसी मेवाड़ से ही है और उदयपुर से ही है। तो अब बात करने हैं पिछोला झील की। भाई ऐसा माना जाता है कि राणा लाखा के समय, राणा लाखा के समय भाई अलग अलग नाम मिलते हैं। कोई कहता है पिच्छू बंजारा था, ठीक है, कोई पिच्छू बंजारा, कोई बंजारे का अन्य नाम आता है कि उसने अपनी बैल की याद में करवाया। हाँ, ये याद रखना आपको कि बैल की याद में करवाया। तो लेकिन बंजारे का नाम छित्तर बंजारा, और कहते हैं पिच्छू गांव था, कई कहते हैं पिच्छू बंजारा, तो बंजारे का नाम ही पिच्छू था, जो भी है। तो आप तो ये याद कर लो कि राणा लाखा के समय एक बंजारा था, छित्तर बंजारा या पिच्छू बंजारा। ठीक है, उसने अपनी बैल की याद में इसका निर्माण करवाया। भाई बैल गाय वगैरह ये जो बंजारे थे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे भाई। तो भाई एक बैल की याद में, किसी बंजारे ने एक बैल की याद में राजस्थान में कौन सी झील का निर्माण करवाया है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है भाई। आगे चलकर 1525 में, ठीक है भाई, राणा सांगा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। रिनोवेशन किया इसका। ये बेसिकली इसके तीन भाग हैं भाई, बेसिकली इसके तीन भाग हैं, ये ध्यान रखना बस थोड़ा सा। तो तीन भाग किस तरीके से हैं, तो डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं इसको अपने।
देखिए भी इस प्रकार से इसके तीन भाग हैं और ये तीन झीलें हैं बेसिकली। तीन क्या हो गई, ये तीन झीलें हो गई। ठीक है, इसमें से ये जो है मेन पिछोला है, ठीक है, क्लियर है। ये जो है वो स्वरूप सागर है। अच्छा, अब आपसे पूछ ले कि स्वरूप सागर झील कहाँ है, तो उसके बारे में अपने को एक ही पॉइंट याद रखना है कि कहाँ है भाई। तो आप कहोगे सर उदयपुर में है। ये स्वरूप सागर झील आपकी हो गई। इसका जो तीसरा भाग है वो फतेह सागर है। इस फतेह सागर के बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आरएस प्री, दो लगातार आरएस प्री में फतेह सागर झील से क्वेश्चन आ रहे हैं और दोनों बार एक ही सेम क्वेश्चन आया है। थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के आया है लेकिन सेम क्वेश्चन। तो भाई आराम से देख लीजिए। पहले तो इसके तीन भाग हैं। ये पिछोला झील, स्वरूप सागर और फतेह सागर। क्लियर है भाई सबके। अब देखिए ये जो पिछोलक, अभी हम केवल पिछोला की बात कर रहे हैं, स्वरूप सागर के बारे में केवल इतना कि उदयपुर में स्थित है। इसमें दो नदियों का पानी आकर मिलता है, बूझड़ा और सीसारामा। बूझड़ा और सीसारामा, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लो भाई। क्या, शीशा, शीशे की बोतल होती है ना, शीशे की बोतल में रम है, ठीक है, और छोले हैं, पानी है ही, पीली, छोलों के साथ पीली, तो प्यास जो है बुझ गई। शीशे की बोतल है, उसमें रम है, छोले हैं, पानी है, ठीक है भी, हमने पीली और प्यास बुझ गई। तो ऐसे याद कर लो इसको, सिर्फ याद करने के हिसाब से, प्रैक्टिकल अपने को करना नहीं है, ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। तो बूझड़ा और सीसारामा ऐसे याद कर लो। अब और इस पिछोला के बारे में और हमें क्या चीजें याद होनी चाहिए, तो इसके तीन भाग हैं, चलो ये भी हो गई। राजस्थान की पहली ऐसी झील है जिसमें सौर चलित नावें चलाई गई। और यहां पर आप नोट कर लेना भाई कि वर्तमान में नावें जो है वो कहाँ, केवल गैप सागर। और ये गैप सागर कहाँ है, डूंगरपुर में चलती हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। लेकिन पहली ऐसी झील कौन सी थी जिसमें सौर चलित नावें चलाई गई थी, वो पिछोला थी भाई, ये याद रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस झील से दो टापू संबंधित हैं, ठीक है। एक है जग मंदिर, ठीक है भाई, और एक है जग निवास। ये जो जग निवास है इसे लेक पैलेस होटल में बदल दिया गया है। लेकिन ध्यान रखना ये एक प्राइवेट होटल है, क्योंकि एक और लेक प्लेस होटल आएगा अपने सामने, वो आरटीडीसी का होटल है। वो ये नहीं है भाई, आएगा तब बात करेंगे। ये जो जग मंदिर है, तो भाई यहाँ एक तो देखिए भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। जब शाहजहां ने, किसने, शाहजहां ने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, तो यहाँ पर शाहजहां को शरण दी गई थी। ये आप इतिहास में पढ़ोगे भी, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देके छोड़ देता हूँ। शाहजहां को शरण दी गई, ठीक है भाई। शाहजहां जो है कर्ण सिंह के, ठीक है, अच्छे मित्र हुआ करते थे। और कर्ण सिंह की इसीलिए भूमिका है मेवाड़ मुगल संधि में, ये आप इतिहास में पढ़ोगे उस समय।
ठीक है। यहां पर एक चीज और, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, याद कीजिए भी, ठीक है, नीमच सैनिक छावनी से 40 अंग्रेज परिवार जो भागे थे, ठीक है, डुंगला गांव में रूगा राम के घर पे छिपे हुए थे, उनको वहां से निकाल के, स्वरूप सिंह थे भी उस समय महाराजा। कई बार पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने वहां से निकालकर उन्हें कहाँ शरण दी थी? तो भी 1857 की क्रांति के समय 40 अंग्रेज परिवारों को यहाँ शरण दी गई थी। लो भाई, क्लियर है? अब एक चीज और एक्स्ट्रा याद कर लेना, क्या कि यहां इसी झील के किनारे बागोर की हवेली है, बागोर की हवेली है। और ये जो बागोर की हवेली है, ये इसमें पगड़ियां जो है वो रखी हुई हैं तरह तरह की, और उसके लिए फेमस है, और इसे पगड़ियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज ध्यान रखें भाई, किसके लिए? पिछोला झील के बारे में। और पिछोला झील के 3 भाग हैं, तो स्वरूप सागर के बारे में केवल इतना याद रखना है, क्या कि ये उदयपुर में स्थित है। अब आ जाओ फतेह सागर की। ये फतेह सागर जो है, इसकी बात करेंगे अपने। ये वास्तव में देवाली तालाब हुआ करता था। भाई आपसे पूछ ले कि ढेबर किसका नाम था, तो आप क्या आंसर करोगे? ठीक है, क्या आंसर करोगे? जयसमंद झील का पुराना नाम है। देवाली तालाब किसका पुराना नाम है? फतेह सागर का। अब भाई 1888 में, ठीक है, महाराणा फतेह सिंह जो है, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया, और इसी वजह से इसे फतेह सागर कहा जाता है। इसका जब पुनर्निर्माण करवाया गया, तो नींव किससे रखवाई गई? तो भाई उस समय भारत आए हुए थे ड्यूक ऑफ कनाट, ड्यूक ऑफ कनॉट, जिनके नाम पर कनॉट प्लेस बना हुआ था दिल्ली में, जिसे राजीव चौक कहा जाता है। ठीक है भाई, और इसीलिए यहां पर एक बांध है जिसे कनोटा बांध कहते हैं। तो झील तो राजा के नाम पे रख दी गई, और कनोटा बांध का नाम किसके नाम पर? ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पे, या उनकी वजह से कनोटा बांध कहा गया इसे। अब देखिए भी, जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, इस झील के किनारे नेहरू उद्यान है। इस झील के किनारे, अब ध्यान देना भी इधर, नेहरू उद्यान है, और नेहरू उद्यान में, ठीक है, नेहरू उद्यान में सौर वेधशाला है। क्या है भी? सौर वेधशाला या सोलर ऑब्जर्वेटरी। अब यहां पर क्या क्वेश्चन आया हुआ है? चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, सोलर ऑब्जर्वेटरी। और वर्तमान में राजस्थान में ऐसा टेलीस्कोप जिससे अपने सेलेस्टियल बॉडीज देख सकते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो आसमान में रात को चमकती हुई वस्तुएं, ठीक है, तारे, ठीक है, दिन में सूरज वगैरह, ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है, या अन्य कोई ग्रह है जिसे हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर एक टेलीस्कोप है, उस टेलीस्कोप का नाम है मास्ट। क्या नाम है? मास्ट। ठीक है, आप मस्त याद कर लो, ठीक है,
लेकिन इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। हाँ भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन क्या आया था, राजस्थान में निम्न जगहों में से राजस्थान में कहाँ सौर वेधशाला स्थित है। तो एक बार तो ऑप्शंस के अंदर जयपुर, उदयपुर इस तरीके से था, तो वहां पर बहुत से बच्चों ने जयपुर कर दिया जंतर मंतर के हिसाब से। जंतर मंतर जो है वो भाई वेधशाला बोल दो, ठीक है उसे, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली सौर वेधशाला नहीं है, सोलर ऑब्जर्वेटरी नहीं है। वो समय की गणना कर सकती है, ग्रहों की गति की गणना कर सकती है, लेकिन जंतर मंतर से आप ग्रहों को या किसी सेलेस्टियल बॉडी को देख नहीं सकते। तो ऐसी कोई ऑब्जर्वेटरी या वेधशाला जहां से ग्रहों को देखा जा सकता है, उन्हें देख के उनका अध्ययन किया जा सकता है, जहां पे बकायदा एक टेलीस्कोप स्थापित होता है, उसे सोलर ऑब्जर्वेटरी कहते हैं। तो इस बार वाला जो आरएस प्री था 2021 और उससे पहले वाला आरएस प्री, दोनों में क्वेश्चन था कि राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है। एक बार शहर के हिसाब से पूछा हुआ था, तो उसमें उदयपुर, जयपुर इस प्रकार ऑप्शंस में थे, और एक बार झीलों के हिसाब से पूछा हुआ था, तो झीलों के हिसाब से फतेह सागर आपको आंसर करना ही है अभी। ठीक है भाई, तो फतेह सागर झील के किनारे नेहरू उद्यान, और नेहरू उद्यान में सोलर ऑब्जर्वेटरी है। हालांकि अब देखिए राजस्थान में अब माउंट आबू में भी एक सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है, सौर वेधशाला स्थापित की जा रही है, कहाँ, माउंट आबू में, और साथ साथ में कहाँ, मथानिया जोधपुर में। तो ये भी आप थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा में याद कर लेना भी कि राजस्थान में सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है भाई, तो भाई एक तो स्थापित है कहाँ, फतेह सागर के किनारे जो नेहरू उद्यान है वहां, फतेह सागर कहाँ, उदयपुर में, ठीक है। और प्रस्तावित है तो दूसरे नंबर की और तीसरे नंबर की, तो एक तो कहाँ, माउंट आबू में, और माउंट आबू जो है मेरे हिसाब से उस पर तो कार्य शुरू हो चुका है, माउंट आबू, सिरोही, ठीक है भाई। और एक और कहाँ, मथानिया, जोधपुर। क्लियर है भाई। तो भाई ये अपने पिछोला झील राणा लाखा के समय चित्तर बंजारे ने बैल की याद में इसका निर्माण करवाया। 1525 में राणा सांगा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसमें 2 टापू हैं, जग मंदिर, जग निवास। जग मंदिर में शाहजहां को शरण दी गई थी 1857 की क्रांति के समय, जब स्वरूप सिंह राजा हुआ करते थे, तो उस समय 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी गई। कहाँ से भागे थे ये? नीमच से भागे थे। नीमच से भाग के डोंगला गांव में रूगाराम करके एक किसान है, उसके घर पे छिपे हुए थे, वहां से निकाला था इनको। ठीक है, जग निवास जो है उसको लेक पैलेस होटल में बदल दिया गया है। इस पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली है जो पगड़ियों का म्यूजियम कहलाती है। ठीक है भाई। और इसमें क्या याद कर सकते हो, राजस्थान की ऐसी पहली झील है जिसमें सौर चलित नावें चलाई गई। वर्तमान में सौर चलित नावें गैप सागर जो डूंगरपुर है वहां पर ही देखने को मिलती है या वहीं पर संचालित होती है। इसमें 2 नदियों का पानी आकर मिलता है, भूजड़ा और सीसारामा। इसके अलावा हाँ एक और है भाई, यहां पर भाई नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो अपने पास जगह नहीं है तो चलो कोई नहीं, अपने यहां एक्स्ट्रा चीजों में लिख लेते हैं। ये जो पिछोला झील है, ठीक है, इसी के किनारे बाजोरी नाम की जगह पर नटनी का चबूतरा स्थित है भाई। थोड़ा सा ये और ध्यान में रख लेना भाई। अब ये क्या कहानी है, तो भाई राजस्थान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जो केवल कहानियां हैं, उनके पीछे अपने को तथ्य नहीं पता बेसिकली मेन क्या वास्तव में ये घटित हुई थी या घटनाएं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि लाखा के समय एक नटनी थी, उसने कहा कि ये मैं रस्सी के ऊपर इस पूरी पिछोला झील को पार कर लूंगी। राणा लाखा ने कहा भी अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको आधा मेवाड़ दे दूंगा। अब नटनी जो है वो रस्सी पे चलना शुरू हुई, चलती चलती आधी झील पार कर ली। अब लाखा को लगा या मंत्रियों को लगा कि भैया ये तो मेवाड़ गया आधा। तो भाई क्या हुआ कि वो होता है ना, एक मूवी है डिक्टेटर ऐसे करके उसमें ऐसे वो इशारा करता है तो सामने वाले को मरवा देते हैं। तो हो सकता है किसी ने धीरे से ऐसे इशारा कर दिया, तो भाई वो रस्सी कटवा दी गई। नटनी जो है वो झील में आके गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। तो भाई बाद में ये हुआ कि नटनी का श्राप लगेगा, तो नटनी के श्राप से बचने के लिए इस झील के किनारे बाजोरी नाम की जगह पर नटनी का एक चबूतरा स्थापित कर दिया गया, ठीक है, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। ठीक है भाई, तो ये घटना है एक मतलब ऐसी कहानी है, लोक कथा है। तो जो भी है ये भी याद रख लो एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में। इस झील के 3 भाग हैं, पिछोला, स्वरूप सागर, उदयपुर में, केवल यही ध्यान में रखना है। फतेह सागर उदयपुर में है। इसका पुराना नाम देवाली तालाब है। 1888 में महाराणा फतेह सागर जो है, सॉरी महाराणा फतेह सिंह जो है, उन्होंने इसका रिनोवेशन करवाया और इसकी नींव जो है वो ड्यूक ऑफ कनॉट से रखवाई। इसीलिए यहाँ पे एक बांध है, उसका उस बांध को कनोटा बांध कहते हैं। ठीक है, इसके किनारे नेहरू उद्यान है जिसमें सौर वेधशाला है, उसमें उसमें एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। टेलीस्कोप का नाम बहुत मस्त है, ठीक है, मास्ट है, ठीक है, और मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। ठीक है भाई, तो ये आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने आगे बढ़ते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं आपने गौर किया, ये जितनी भी झीलें अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले अपने ने जयसमंद पढ़ी, फिर अपने ने राजसमंद पढ़ी। अच्छा ध्यान करो कितनी झीलें पढ़ ली अपने ने, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, स्वरूप सागर और अभी फतेह सागर, 5 झीलें पढ़ ली। ये पांचों झीलें जो है वो मानव निर्मित झीलें हैं भाई, गौर किया आपने, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब अपने जिस झील की बात करने वाले हैं वो एक प्राकृतिक झील है, नक्की झील। लेकिन आप इसे कहीं देवताओं द्वारा निर्मित भी समझ सकते हो, ठीक है भाई, नक्की झील। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर इसका निर्माण किया है, हैं? तो भाई मान्यता है ये। देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया, ठीक है भाई। कहां पर है नक्की झील? तो भाई पता है आपको, माउंट आबू, सिरोही, ठीक है। अगली चीज भाई प्राकृतिक झील है, ठीक है। अगली चीज राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित और सबसे गहरी झील है, ठीक है भाई। तो एल्टीट्यूड के हिसाब से सबसे ज्यादा एल्टीट्यूड पर स्थित है और सबसे ज्यादा गहरी झील है डेप्थ के अकॉर्डिंगली। मान्यता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खुरच खुरच कर किया था, ठीक है। देवताओं ने अपने नाखूनों से किया तो बहुत ज्यादा गहरा खोद दिया इसको, ठीक है। अब देखिए इसके किनारे कुछ चट्टाने फेमस है भाई, जैसे टॉड रॉक। इनकी आकृति के हिसाब से इनके नाम रखे हुए हैं, मेंढक जैसी आकृति की, ठीक है। एक है पैरेट रॉक, तोते जैसी आकृति की,
एक महिला जैसी आकृति की है, वो है नन रॉक। हाथी गुफा, ठीक है भाई, और राम झरोका चट्टाने। और इसके बारे में आप क्या याद कर सकते हो? क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी जनजाति है इसे पवित्र मानती है? तो भाई गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति जो है वो इसे पवित्र मानती है और अपने मृतकों मृतकों की अस्थियां इसमें प्रवाहित करती हैं। भाई कोई व्यक्ति जो है ग्रासीय जनजाति में मर गया तो उसका काम नक्की हो गया, ठीक है। तो नक्की झील इस तरीके से याद रख लेना भाई। तो नक्की झील के बारे में अब केवल इतनी ही चीजें याद रखनी है भाई, सीधी सिंपल सी बात है। सबसे ऊंची सबसे गहरी प्राकृतिक झील है। ऐसा माना जाता है कि देवता, ऐसी मान्यता है, ठीक है भाई, मान्यता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इसका निर्माण किया है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर सबसे गहरी झील है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। प्राकृतिक झील है, चट्टाने हैं कुछ इसके किनारे, टॉड रॉक, पैरट रॉक, नन रॉक, ठीक है, हाथी गुफा, राम झरोका चट्टाने। कौन सी जनजाति इसे पवित्र मानती है या अपने मृतकों की अस्थियां इसमें प्रवाहित करती है? तो भी सीधा सा याद कर लेना, कौन से? गरासिया जनजाति। चलिए अभी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट है अपनी सिलिसेड झील। सिलिसेड झील कहाँ है भाई? ये अलवर में है। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण 1845-46 के आसपास, ठीक है, विनय सिंह या बन्ने सिंह, अलवर के राजा थे ये, विनय सिंह या बन्ने सिंह, और इन्होंने अपनी रानी शीला की याद में करवाया। अब देखिए, यहां पर मैं इस झील के बारे में बात करूं उससे पहले आपको एक नोट लिखवाता हूं, और ये अपने एक एक्स्ट्रा जानकारी हो जाएगी। 1857 की क्रांति, कभी ना कभी ये टॉपिक करेंगे अपने, ठीक है। और अब तक अपने ने जितनी ज्योग्राफी पढ़ी है उसमें 3 नाम आ चुके हैं जो 1857 की क्रांति के समय राजा हुआ करते थे भाई। एक तो काकुंड नदी याद कीजिए, काकुंड या कुकुंद नदी याद कीजिए भाई, ठीक है, काकुंड या कुकुंद नदी पर याद कीजिए भाई, ठीक है। जो एक बांध बना हुआ है, जो जहाज की आकृति का बांध है, किसने निर्माण करवाया था? आपको मैंने लिखवाया था भाई, महाराजा जसवंत सिंह के समय उसका निर्माण शुरू हुआ था, और उनके बाद में महाराजा राम सिंह के समय जाकर उसका निर्माण खत्म हुआ। 1861 से लेकर 1897, 1861 से लेकर 1897 के बीच की बात है ये, ठीक है। तो भरतपुर में कौन थे 1857 की क्रांति के समय? महाराजा जसवंत सिंह। और खास बात यह है कि महाराजा जसवंत सिंह उस समय नाबालिग थे, 18 वर्ष से छोटे थे। तो ये क्वेश्चन भी इन पे बनता है कि 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, किसी रियासत के कौन से ऐसे राजा थे जो नाबालिग थे? ठीक है भाई, याद रख लेना। मेवाड़ में कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, और अलवर में कौन? तो
देख लो अभी, विनय सिंह या बन्ने सिंह। और इन्होंने अपनी रानी शीला की याद में इस झील का निर्माण करवाया, रानी शीला की याद में। ठीक है भाई। अगली चीज, इसके आसपास जो प्राकृतिक परिदृश्य है उससे इसकी तुलना की जाती है किससे? ओडिशा के नंदन कानन से। तो इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। वास्तव में नंदन कानन कहाँ है? तो भाई याद कर लेना, ओडिशा में है। क्लियर है? और देखिए, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी, राजस्थान राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी। तो यहाँ आरटीडीसी जो है वो राजस्थान के टूरिज्म से संबंधित संस्था है, और ये एक होटल संचालित करती है यहाँ पे, और इस होटल का नाम है लेक पैलेस। तो भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि एक तो जग निवास जो पिछोला झील के किनारे है टापू पर, उसे लेक पैलेस होटल में बदल दिया गया है, और एक लेक पैलेस ये है। लेकिन ये लेक पैलेस उससे अलग क्यों है? क्योंकि ये एक तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र का होटल है, या गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा संचालित होटल है। किसके द्वारा? आरटीडीसी के द्वारा संचालित। क्लियर है भाई? तो सिलीसेट झील इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। अब अपने आगे बढ़ते हैं और अगली झील करेंगे। ये दोनों ही झीलें प्राकृतिक झीलें हैं। सॉरी 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 सॉरी, ये एकमात्र झील जो अब तक अपने ने पढ़ी है वो प्राकृतिक झील है। सिलीसेट झील फिर से मानव निर्मित झील आ गई। किसने निर्माण करवाया? विनय सिंह या बन्ने सिंह ने करवाया। चलिए, नेक्स्ट झील अपने जो पढ़ेंगे वो है अन्ना सागर झील। कौन सी है? अन्ना सागर झील। और सबको पता है भी कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया भाई? भाई अजमेर, अजय राज ने 1113 में अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की, फिर अजमेर बस गया। ठीक है। यही अजय राज के परिवार में आगे चलकर 1137, इन्हीं के वंशज थे पृथ्वीराज चौहान। 1137 में अर्णोराज, जिन्हें अन्ना जी भी कहा जाता था, ने इस झील का निर्माण करवाया। चंद्रा नदी, चंद्रा नदी का रास्ता मोड़कर भाई, अगर आपने पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, जो पृथ्वीराज तृतीय हैं, उनका इतिहास पढ़ा हो, मूवी देखी हो, तो आपको अच्छे से पता है भी मोहम्मद गौरी के अटैक हो रहे थे। तो उस समय हम पे विदेशी हमले हो रहे थे, तुर्क जो है उनके हमले हो रहे थे। तो उस समय भी एक तुर्कों का हमला हुआ था, और इसमें विजय रहे थे अर्णोराज जी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो तुर्क हमले से जो सेनाएं आपस में टकराई, उनकी लाशें पड़ी हुई थी, और उससे महामारी महामारी फैलने का डर था, कोई डिजीज ना फैल जाए। तो इन्होंने क्या किया? चंद्रा नदी का रास्ता मोड़कर, ठीक है, पानी को बहने दिया, तो वो पानी के साथ लाशें आगे बह गई। लेकिन इससे एक झील का निर्माण हुआ जिसे अन्ना सागर है। तो ये अन्ना सागर झील कहाँ है? तो सिंपल सीधी सी बात है, अजमेर में है। ठीक है। 1137 में इसका निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने करवाया, चंद्रा नदी का रास्ता मोड़ के। उसके बाद में मुगल काल में यहाँ पर जहांगीर आए।
ठीक है भाई, जहांगीर और शाहजहां दोनों से संबंधित है ये झील। ठीक है भाई, जहांगीर और शाहजहां दोनों से ही संबंधित है। जहांगीर ने यहां पर एक बाग का निर्माण करवाया, दौलत बाग। ठीक है भाई, वर्तमान में इस दौलत बाग को अब सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई। शाहजहां ने, अब देखिए भी, शाहजहां ने भी ताजमहल का निर्माण करवाया। ऐसा माना जाता है कि जग मंदिर में जब उनको शरण दी गई थी, वहीं पर रहते हुए उन्होंने ताजमहल बनाने की प्रेरणा ली थी। अब भाई ताजमहल किससे बनाया? संगमरमर से बनाया। अब संगमरमर में संगमरमर बाकी बच गया बहुत सारा ठीक है, इस हिसाब से याद कर लो। तो यहां पर इन्होंने संगमरमर के बाहरा दरी के दरवाजों का निर्माण करवाया। अब भाई कंफ्यूजन हो जाए आपको कभी भी कि ये बारादरी के दरवाजे किसने बनाए और ये दौलत बाग किसने बनवाया था, तो भाई सिंपल सा याद कर लेना, शाहजहां ने, सिंपल सा याद कर लेना, शाहजहां ने भाई ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो वहां पर एक्स्ट्रा बच गया था मार्बल, और उस मार्बल या संगमरमर से ये बारादरी के दरवाजे बनवाए। ठीक है भाई, तो ये होगी अपनी अन्ना सागर झील। ठीक है, तो ये भी एक मानव निर्मित झील है। इसके बाद अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट झील पढ़ने वाले हैं, पुष्कर झील। ठीक है भाई, प्राकृतिक झील है और एक विशेष कहते हैं। तो अपने देख लेते हैं भी कल्डेरा झील क्या होती है। ठीक है, ये जो कल्डेरा झीलें हैं, ये प्राकृतिक झीलों के उदाहरण हैं, लेकिन इनका निर्माण दो प्रकार से होगा। या तो ज्वालामुखी क्रेटर से, इनको क्रेटर झील भी कहते हैं। अब ज्वालामुखी क्रेटर से कैसे भी, तो देखिए, कोई भी ज्वालामुखी पर्वत है, कोई भी ज्वालामुखी पर्वत है, और भाई नीचे से कहीं ना कहीं लावे का उद्गम होगा, लावे का उद्गार होगा, सॉरी, वॉल्केनो इरप्शन होगा। तो जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, ठीक है, तो पर्वत जैसे जैसे अपने पर्वत में ऊपर की तरफ जाएंगे, पर्वत जो है वो पतला होता चला जाएगा, नैरो होता चला जाएगा, तो कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर जो है चट्टानों का बेस चौड़ा है, मजबूत है, ऊपर जाएंगे तो पतला है। तो ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो पर्वत का ऊपर वाला भाग है, कई बार ये क्या होता है, कमजोर होकर ज्वालामुखी के साथ ही फट, जैसी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ये टूट जाता है। ये क्या होता है? टूट जाता है भाई। तो जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग भी क्या हो गया? टूट गया। तो उससे इस पर्वत की संरचना किस प्रकार हो जाएगी? ठीक है, ये इस प्रकार हुआ करता था, लेकिन अब ये ऊपर वाला भाग जो है वो टूट गया। ठीक है, और विद टाइम क्या हुआ कि विद टाइम यहाँ आसपास, ठीक है, मिट्टी मान लो जमा हो गई, और ये तो चट्टानी भाग है, और यहाँ किसी भी कारणवश पानी भर गया, किसी भी कारणवश पानी भर गया, तो आप देखोगे ये एक अर्धचंद्राकार,
अर्ध चंद्राकार, ठीक है भाई, क्रिसेंट शेप। झील बन गई। अब इसे अपने क्या कहेंगे, क्रेटर झील भी कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, और ऐसा माना जाता है ये जो पुष्कर झील है, ये जो पुष्कर झील है, वो इसी प्रकार की झील का उदाहरण है, इसी प्रकार की झील का उदाहरण है। अब देखिए, दूसरी एक और प्रकार की झीलें होती है जो उल्का पिंड के टकराने से बन सकती है। उल्का पिंड के टकराने से बन सकती है। कोई भी उल्का पिंड या मिट्योराइट अगर धरती से आके टकराता है, भाई मान लीजिए धरती की सतह है और कोई भी उल्का पिंड आके टकराता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, यहां एक बहुत बड़ा, यहां एक बहुत बड़ा अर्धचंद्राकार निम्न क्षेत्र का निर्माण होगा। ठीक है, डिप्रेशन बनेगा और उसमें जल भर जाने से, उसमें जल के भर जाने से किसी झील का निर्माण होता है, तो उसे अपने कल्डेरा झील कहेंगे। ये भी क्रिसेंट शेप, ये भी क्रिसेंट शेप या अर्धचंद्राकार झीलें हैं। बस बनी किस वजह से, उल्का पिंड के टकराने से बनी है। अब इसके दो उदाहरण आप याद रख लो। एक है लूनार झील। लूनार झील कहाँ है ये, बुल्ढाना महाराष्ट्र में, नासिक के पास, ठीक है भाई, ठीक है। इसके पानी का कलर चेंज होता रहता है, तो भाई अभी भी इस पे अध्ययन चल रहा है। और एक ऐसा ही क्रेटर है, हालांकि उसको कहते हैं रामगढ़ क्रेटर है, लेकिन वो भी उल्का पिंड के टकराने से बना है ऐसा माना जाता है, रामगढ़ क्रेटर, ठीक है भाई। ये भी एक झील है, कहाँ है ये, बारा में। तो ये दो झीलें राजस्थान में हो गई भाई, एक तो पुष्कर झील और एक रामगढ़ क्रेटर। दोनों ही कल्डेरा झील का उदाहरण है, लेकिन पुष्कर झील जो है वो ज्वालामुखी क्रेटर के रूप में विकसित हुई है, जबकि रामगढ़ क्रेटर का निर्माण जो है वो उल्का पिंड के टकराने से माना जाता है। ठीक है भाई, तो चलिए, तो ये याद रख लेना भाई, रामगढ़ क्रेटर। चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। वापस आ जाओ इधर पुष्कर झील पे। भाई कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड जो है, उन्होंने इसकी तुलना मानसरोवर झील से की। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील जो है उससे इसकी तुलना की। लेकिन ये तुलना क्यों की, धार्मिक महत्व के कारण। किसकी वजह से, धार्मिक महत्व के कारण, ठीक है। और इसके धार्मिक महत्व की वजह से ही, रिलीजियस इंपॉर्टेंस की वजह से ही, ये जो पुष्कर है, ठीक है, इसे तीर्थों का मामा, ठीक है भाई, या पंचम तीर्थ, या कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है।
ठीक है भाई, पुष्कर को इसी झील की वजह से ही, पुष्कर को इसी झील की वजह से ही पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ, ठीक है भाई, या तीर्थों का मामा कहा जाता है। एक और नाम होगा आपको, अगर प्रयाग का गुरु, प्रयाग का गुरु। क्लियर है? अब और बात कर लेते हैं पुष्कर झील के बारे में। तो भाई ये थोड़ा सा याद रख लेना, मान्यताएं हैं कुछ। क्या है इसके, कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना इसी झील के किनारे बैठ के की थी। महाभारत की रचना, ठीक है भाई, राम भगवान जो हैं, ने अपने पिताजी दशरथ की अस्थियां इसी झील में बही थी। ठीक है भाई, मेनका ने विश्वामित्र, विश्वामित्र जो है वो तपस्या पे बैठे थे भी, इंद्र ने मेनका को भेजा था, ठीक है, ये कथा आपने सुनी होगी। तो विश्वामित्र की तपस्या भंग की। ये भी इसी झील के किनारे की घटना मानी जाती है। ठीक है, कौरव और पांडव जो हैं, उनका दिव्य मिलन भाई, कौरव जो है वो हो सकता है नर्क की तरफ जा रहे हो, ठीक है, और पांडव जो है स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, जो भी है। हालांकि ऐसी कथा भी है कि कौरव जो है वो उनको भी स्वर्ग ही मिला था, जो भी है। तो मरने के बाद उनका एक दिव्य मिलन, मृत्यु के बाद का उनका एक दिव्य मिलन इसी झील के किनारे हुआ था। कुछ मान्यताएं जुड़ी हुई है, तभी तो धार्मिक महत्व है भाई। ये मान्यताएं नहीं होगी तो धार्मिक महत्व कैसे होगा? तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। अच्छा, अब अगली चीज, इस झील के किनारे 52 घाट हैं, 52 घाट हैं, जिसमें से एक है क्वीन मैरी घाट। ठीक है भाई, कभी आप पुष्कर झील जाओ तो वहां पर देखोगे क्वीन मैरी जो है उनकी फोटो वगैरह भी लगी हुई है। उन्होंने दौरा किया था तो एक घाट का नाम उन्हीं के नाम पे रख दिया गया, क्वीन मैरी घाट। और ये जनाना घाट है, जनाना घाट है। ठीक है भाई, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी अस्थियां पूरे देश में जगह जगह प्रवाहित की गई थी, और यहाँ पर भी की गई थी। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना कि महात्मा गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई। ठीक है, कहाँ? तो यही क्वीन मैरी घाट पे। क्लियर है? एक और चीज, कि कौन से देश की सहायता से इस पूरी झील को साफ करवाने का एक प्रोग्राम चलाया गया? तो कनाडा की सहायता से। ठीक है भाई, तो ये सारे पॉइंट आपको पुष्कर झील के बारे में याद रखना है। प्राकृतिक झील है, कल्डेरा झील है, कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना मानसरोवर झील से की। पुष्कर, पुष्कर को इस झील की वजह से तीर्थों का मामा, पंचम तीर्थ, कोंकण तीर्थ या प्रयाग का गुरु कहा जाता है। कुछ मान्यताएं हैं, इसके चारों ओर 52 घाट हैं, जिसमें क्वीन मैरी घाट है, जनाना घाट है, जहां महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी। ठीक है भाई, और कनाडा की सहायता से इस झील की साफ सफाई का कार्य किया गया है। अब एक और चीज, इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे आरटीडीसी का एक होटल है। अभी हमने आरटीडीसी की बात की थी भी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अच्छा, एक और चीज, टूरिज्म का स्लोगन अपना चेंज हो गया है राजस्थान का, राजस्थान
लगे जो अपना सा। ठीक है, पधारो हमारे देश से थोड़ा सा चेंज हो गया स्लोगन, ध्यान रखना। राजस्थान लगे जो अपना सा, अभी दो चार दिन पहले ही हुआ है। आरटीडीसी का होटल है यहाँ पे। ठीक है भाई। अच्छा, इस होटल का नाम कौन सा है? इस होटल के नाम पर भी दो क्वेश्चन बनते हैं कि इस होटल का पुराना नाम क्या है और इस होटल का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया। ठीक है, तो ये होटल है मान महल, पुराना नाम है मान महल, और बाद में इसका नाम बदलकर सरोवर कर दिया गया। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें होगी पुष्कर झील के बारे में। तो इस तरीके से अपनी मेन झीलें जो अपने को अच्छे से याद रखनी थी वो अपने कंप्लीट होगी। अब अपने आते हैं कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें, तो वो अपने को सीधी सीधी याद करनी है कि कौन सी झील कहाँ है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे तो बताऊंगा। जैसे सबसे पहले फाय सागर। फाय सागर को जो पानी उपलब्ध होता है वो है बांडी नदी का। ठीक है, कौन सी नदी का? बांडी नदी का। और ये है कहाँ? ये है अजमेर। फाय सागर कहाँ है? अजमेर में है भाई। अगला है दुगारी कनक सागर। कनक क्या होती है? गेहूं। गेहूं के दाने कैसे होते हैं? पीले रंग के छोटे। बूंदी के दाने कैसे होते हैं? बूंदी का लड्डू होता है ना, वो भी पीले रंग की छोटी। तो ये है कनक दुगारी सागर बूंदी में। कड़ीला मानसरोवर जो है ये झालावाड़ में है भाई, याद रखना। कड़ीला, अड़े 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 दोनों में देखो, ऐसे याद कर लेना। तालाब शाही मैंने आपको याद करवाया था, धौलपुर में है। ठीक है भाई, एक पूरी लाइन लिखवाई थी ना, क्या लिखवाई थी? पार्वती जी ने शाही तालाब पर धो लिए अंग और पूर। ठीक है, याद कीजिए। चलो यहां लिख देते हैं। शाही तालाब पर भी नहा ली और कपड़े धो लिए। ठीक है, और वन विहार को चली गई, और वन में घूमने को चली गई। तो ये हो गई एक ट्रिक। और इस ट्रिक से हम क्या क्या चीजें याद कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। पार्वती सागर जिसे अंगाई बांध भी कहते हैं, पार्वती सागर जिसे अंगाई बांध भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तालाबशाही और वन विहार, ये सब कहाँ हैं? तो ये सब धौलपुर में है भाई। ये सब कहाँ है? धौलपुर में है। ये हो गया धौल और ये हो गया पुर, धौलपुर। क्लियर है? तो ये लाइन आपको याद आ गई होगी। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, तालाबशाही धौलपुर में। मृच्छकुंड सागर कहाँ है? ये भी धौलपुर में है भाई। अब देखिए, इसमें नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और जो सिख धर्म है उस उनके छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी, जो हरगोविंद सिंह जी हैं, वो यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शेर का शिकार किया था। तो शेर शिकार गुरुद्वारा है यहाँ। कोई ऐसी कहानी है कि शेर ने हमला कर दिया था, तो उन्होंने अपने बचाव में एक कटार के वार से शेर को ढेर कर दिया। तो शेर शिकार गुरुद्वारा है यहाँ। गुरु हर गोविंद सिंह जी, जो सिख धर्म के छठे गुरु हैं, वो यहाँ पर आए थे कभी। ठीक है भाई। सरदार समंद। सरदार समंद आपको याद है भाई, अपने ने किया था। सरदार समंद, हेमावास बांध, ये सब कहाँ है? पाली में है। बाल समन, जिनके बाल मंद हैं। ठीक है, और जो तख्त पर बैठे हैं, जो तख्त पर बैठे हैं राजस्थान के, जिनके बाल मंद हैं। ठीक है, और तख्त पे बैठे हैं राजस्थान के, कौन है भाई? अपने अशोक गहलोत जी। कहाँ के हैं? जोधपुर के।
और कायलाना झील भी कहाँ है? जोधपुर में है। इसके बाद में गैप सागर अभी हमने बात की थी भी, और कहाँ है? डूंगरपुर। और एक चीज और, इसके किनारे कालीबाई और नाना भाई खांट जो है उनकी मूर्तियां स्थापित है। रास्तापाल आंदोलन पढ़ोगे आप डूंगरपुर के अंदर, जब भी कभी आप एक तरीके से ये जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे राजस्थान की, उसमें प्रजामंडल आंदोलन पढ़ोगे, उसमें आपको रास्तापाल कांड या रास्तापाल आंदोलन पढ़ोगे आप कहाँ? डूंगरपुर में। तो आप देखोगे कि यहाँ पर विद्यालय विद्यालय के शिक्षक है नाना भाई खांट, और पुलिस आती है ये विद्यालय को बंद करवाने के लिए, उसका विरोध करते हैं। और यहाँ पर एक सेंगा भाई भी हैं, सेंगा भाई और नाना भाई खांट को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो इसका विरोध करती हैं कालीबाई, और एक तरीके से अपनी दरांती से रस्सी काट देती है। वो वाहन के पीछे इनको घसीट रहे होते हैं, और पुलिस जो है वो कालीबाई को भी गोली मार देती हैं। तो ये पूरा वाक्य है, आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके स्मारक बने हुए हैं कहाँ पर? इसी गैप सागर के किनारे। और वर्तमान में आप ये भी पढ़ोगे कि सौर चलित नावें, ठीक है भाई, बकायदा न्यूज़पेपर में पूरी सौर चलित नावों पर एक न्यूज आई थी। तो ये याद कर लेना कि वर्तमान में सौर चलित नावें कहाँ संचालित होती है? गैप सागर डूंगरपुर में होती हैं। अब देखो एडवर्ड सागर में तो 2 डे आ गए, तो ये भी कहाँ है? ये भी डूंगरपुर में ही है। ठीक है भी। इसके बाद में फूल सागर जो है वो उदयपुर में है। अच्छा, फूल सागर से मिलता जुलता नाम है गुलाब सागर। गुलाब सागर जोधपुर में है, फूल सागर उदयपुर में है। बूढ़ा जोहर ये कहाँ है? श्री गंगानगर में। देखो यहाँ पर तलवाड़ा झील मैंने नहीं लिखी, क्योंकि अपने ने वो पढ़ ली थी घग्गर नदी में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में, बूढ़ा जोहड़ कहाँ पर है? गंगानगर में। यहाँ पर हरियाली अमावस्या को मेला लगता है। आप यूं समझ लेना भाई, हरियाली अमावस्या, ठीक है भाई, श्रावण श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। तो सावन में ऐसे याद कर लो कि सावन में, ठीक है, हरियाली अमावस्या को बूढ़े भी है ना बाहर निकल जाते हैं जोहर करने। ठीक है, तो बूढ़ा जोहड़ का मेला सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या को लगता है कहाँ? श्री गंगानगर में। गढ़ीसर ये है भाई जैसलमेर। ठीक है, बाप सागर ये भी है जैसलमेर। ठीक है भाई। हालांकि बाप बोल्डर जो है वो जोधपुर में है, अभी फलोदी में आ गया बाप बोल्डर क्षेत्र। ठीक है, लेकिन बाप सागर झील या तालाब पूछ ले तो जैसलमेर। अमर सागर जैसलमेर, यहाँ पर पवन चक्कियां भी स्थापित है। ठीक है, गज रूप सागर भी जैसलमेर। गज सिंह, आप जैसलमेर में एक राजा का नाम भी सुनोगे। अजीत सागर ये झुंझुनू में है। ठीक है, लाखों लाव तालाब मारवाड़ मुंडला, मारवाड़ मुंडला नागौर में है ये। अच्छा, इसका निर्माण भी, एक सेकंड, इसका निर्माण भी एक बंजारे के द्वारा किया गया है, और वो बंजारा है लखी बंजारा। बिड़ला तालाब जो है वो पिलानी के अंदर है। ठीक है भाई, ये कुछ अन्य मीठे पानी की झीलें हैं जो केवल आपको नाम या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो ये थोड़े से ध्यान में रख लेना भाई। तो अब अपने आगे बढ़ेंगे और खारे पानी की झीलों की तरफ आएंगे। तो राजस्थान में
खारे पानी की झीलें या सॉल्टी वाटर लेक्स? ठीक है भाई, बेसिकली अपने को तीन झील पढ़नी, कौन कौन सी? सांभर, पचपदरा और डीडवाना। ठीक है, डीडवाना, नागौर, ये तीन अपने को पढ़नी है, फिर कुछ अन्य में नाम आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली बेसिकली राजस्थान में खारे पानी की झीलें कहाँ हैं, कहाँ स्थित है? तो भाई आप कहते हो कि अरावली के पश्चिम में, वेस्ट साइड ऑफ अरावली। फिर आपसे पूछ ले कि क्या कारण है, क्या कारण है कि राजस्थान में, ठीक है, खारे पानी की झीलें मिलती है? तो उसमें आपको कुछ एक कारण गिनाने होंगे, जैसे कि ये जो अरावली के पश्चिम वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये टैथिस सागर का अवशेष है। टैथिस सागर का अवशेष। ठीक है, इसीलिए यहाँ भूगर्भीय स्तर पर या जियोलॉजिकल लेवल पर माइका सिस्ट नमकीन या सॉल्टी रॉक्स मिलती हैं, चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ये जो सॉल्ट या नमक है, ठीक है, ये अपने ने सेम समस्या में पढ़ा था भाई, क्या? कि कैपिलरी मोशन से, केशिकात्व विधि से सतह के ऊपर आ जाता है। केशिकात्व विधि, और पहली बता रहा हूं भी मैं, अपने ने जो भौतिक प्रदेश पढ़े हैं, ठीक है, उसमें भी जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान पड़ा है, उसमें राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश पड़ा है, उसमें घग्गर बेसिन में ये चीज आपको मिलेगी कि केशिकात्व विधि या कैपिलरी मोशन क्या होता है। तो केशिकात्व विधि से ये नमक जो है वो कहाँ आ जाता है? सतह पर आ जाता है, और जल राशियों को, जल वाटर बॉडीज को क्या करता है? खारा कर देता है। भाई तीसरी चीज, ठीक है, यहां सौर ताप की अधिकता, भाई एक तरीके से सोलर डेज या फिर मैं कहूं जो सनी डेज हैं वो ज्यादा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सनी डेज जो हैं वो ज्यादा आते हैं, ज्यादा होते हैं, तो भाई उससे क्या होता है, आप सिंपल से एक है ना एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। पानी का गिलास लेना, उसमें नमक डालना, फिर इसको थोड़ा सा चख के देख लेना भाई, फिर उसको धूप में छोड़ दो, तो उसमें क्या होगा कि पानी उड़ जाएगा, नमक उतना ही रह जाएगा, लेकिन पानी कम हो गया, तो वो कम पानी में उतना ही नमक है, तो ये क्या हो गया, पानी थोड़ा खारा हो गया, ज्यादा सॉल्टी हो गया। ठीक है, तो ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि यहाँ राजस्थान में खारे पानी की झीलें मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज आप कर सकते हो, क्या? कि जो कच्छ का रन है, कच्छ के रन से आने वाली, तो कच्छ का रन हमारे लगभग दक्षिण पूर्व में है, दक्षिण पूर्वी पवने। ठीक है भाई, साउथ ईस्ट विंड्स जो कच्छ के रन से आती हैं, वो अपने साथ क्या लाएगी भी? कच्छ का रन तो है ही भी क्या, पूरा एक सॉल्टी एरिया है। ठीक है, नमक की वजह से ही, नमक ही वहां पे मिट्टी के रूप में पाया जाता है, इसीलिए पूरा सफेद रंग से आप देखते होंगे, पूरा एक मैदानी क्षेत्र। वहां से जो हवाएं आती है वो अपने साथ क्या लेके आती है? नमक लेके आती है। अब एक चीज यहां पर नोट कर लेना भाई, क्या? कि अपने जब बात करते हैं सोलर एनर्जी पोटेंशियल की, देखिए यहां पर लेना देना कुछ नहीं है इसका, इस चीज से, लेकिन स्टिल सोलर एनर्जी पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, और अपने जब इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक्स की बात करते हैं, अंतःस्थलीय मतलब समुद्र के पास वाली नहीं,
समुद्र से दूर जो खारे पानी की झीलें हैं, जो चारों ओर से स्थल से घिरी हुई है, चारों ओर से लैंड पोर्शन से कवर्ड है, ये दोनों ही चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? तो भाई एक तो हमें कहाँ, राजस्थान में, ठीक है, जो गर्म मरुस्थल का उदाहरण है, और साथ ही साथ भारत के अंदर लद्दाख में जो कि शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई। चलिए अब अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ कारण देख लिए, एक एक्स्ट्रा नोट देख लिया, और अब अपने सांभर झील की बात करते हैं भाई। तो भाई सांबर झील की जल्दी से बात करते हैं। तो सांबर झील कहाँ है? तो सांबर झील है भाई फुलेरा, जयपुर। फुलेरा तहसील, ठीक है भाई, कहाँ? जयपुर। और आपको अच्छे से पता है भाई, इसकी सीमा अजमेर से भी लगती है। ये 3 जिलों की सीमा पर स्थित है, अजमेर और नागौर। हालांकि थोड़ा सा देख लेना भी, डीडवाना कुचामन जब से बना है तो हो सकता है नागौर की जगह डीडवाना कुचामन आ जाए। अब यहां पर देखना, इसमें चार नदियों का जल आकर मिलता है। ठीक है भाई, एक नदी तो आती है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से। खंडेला की पहाड़ियां सीकर से, ये अपने नदियों में अच्छे से कर चुके हैं, तो आपको पता है भी कौन सी नदी की बात कर रहा हूं, खंडेला नदी की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक नदी आती है नागौर से, कौन सी? खारी नदी। एक नदी आती है जयपुर से, ये कौन सी नदी है? मैंथा नदी है। ये कहां से आती है? मनोहरपुरा की पहाड़ियां से। ठीक है भाई, और एक नदी आती है नाग की पहाड़ियां। नाग की पहाड़ियों से एक तो लूनी नदी निकलती है, जैसे खंडेला की पहाड़ियों से एक कौन सी? कांतरी नदी निकलती है। तो भाई यही फायदा होता है, पहले पढ़ चुके होते हैं जब चीजें। तो ये कौन सी नदी है? लूनी नदी तो चली गई कहाँ, कहाँ चली गई? अरब सागर की ओर, गुजरात की ओर। और ये नदी है रूपनगढ़। ठीक है भाई, ये होगी 4 नदियां, खंडेला, खारी, मैंथा और रूपनगढ़। ठीक है, ऐसी मान्यता है, या मैं कहूं कि जो बिजोलिया शिलालेख है, ठीक है, 551 ईस्वी, 551 जो ईस्वी का, इसमें इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इस झील का निर्माण सोमेश्वर चौहान ने करवाया था। और आपको ये भी पता है भी, कहीं ना कहीं जब आप चौहान वंश की उत्पत्ति वगैरह पढ़ते हो, तो उसमें आप देखते हो कि इस झील के आसपास का क्षेत्र शाकंभरी क्षेत्र, ठीक है, चौहानों की उत्पत्ति स्थल माना जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन ये केवल मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार भाई, लेकिन यहाँ पे साफ लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देख लेना भाई, लेकिन ये वास्तव में एक प्राकृतिक झील है, मानव निर्मित झील नहीं है। क्लियर है भाई? अब यहां पर ध्यान से सुनना, कि आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो आंसर होगा
चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ है भाई? ये है ओडिशा में। अब मेरी बात वापस ध्यान से सुनना भाई, ये जो चिल्का झील है ये एक लैगून झील है और इसका कुछ भाग अभी भी समुद्र से जुड़ा हुआ है, तो पूरी तरीके से स्थल से घिरी हुई नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और ऐसी झीलें जिनका कुछ भाग समुद्र से जुड़ा रहता है और जो समुद्र के पानी की वजह से खारी होती है या उसी से निर्मित होती है, उनको लैगून झीलें कहते हैं। और अगर आपसे यही लाइन इस तरीके से पूछ ले कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, तो आपका आंसर क्या होगा? अंतःस्थलीय मतलब भाई इनलैंड, ठीक है, तो आपका आंसर होगा सांभर। क्लियर है? और एक इसी तरीके से फिर से भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन, ठीक है भाई, और वही सेम चीज भारत में, ठीक है, सबसे बड़ा अंतःस्थलीय नमक उत्पादक केंद्र, या भारत में झीलों से सर्वाधिक नमक उत्पादन। तो भाई यहां पर देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होते ही सारी चीजें चेंज हो जाती है। सबसे बड़ा उत्पादन, नमक उत्पादन जो है वो है गुजरात, लेकिन गुजरात में जो नमक का उत्पादन होता है वो तटीय क्षेत्रों में होता है, समुद्र से। तो अंतःस्थलीय मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जो चारों ओर पानी, चारों ओर स्थल से घिरा हुआ हो, मतलब झील की बात हो रही है, तो फिर अपना सांबर है। और झीलों से नमक बनाने में सबसे पहले नंबर पे राजस्थान है भाई, ठीक है। गुजरात ओवरऑल नमक बनाने में पहले नंबर पर है, लेकिन गुजरात में नमक का उत्पादन कहाँ होता है? समुद्री क्षेत्र में होता है। गांधी जी की दांडी यात्रा याद करो भाई अच्छे से, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा और ध्यान रख लेना। अगली चीज, पूरे भारत का, संपूर्ण पूरे भारत के नमक उत्पादन का, ठीक है भाई, यहां पर 2 पॉइंट याद रखना। एक तो पूरे राजस्थान की बात हो तो राजस्थान जो है उसका 12%, और अकेले सांभर की बात हो, तो पूरे भारत में जितने भी नमक का उत्पादन प्रोडक्शन होता है उसका 8.7% अकेला सांभर उत्पादित करता है। क्लियर है भाई? अब देखिए ये सारे पॉइंट एक बार देख लो आराम से, ठीक है। और ये एक तरीके से यहां पर और पॉइंट याद कर लेना कि ये भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय इनलैंड, ठीक है, सॉल्ट प्रोडक्शन सेंटर है। अगली चीज, ये यहां पर नमक उत्पादन की जो विधियां पाई जाती है वो 2 विधियां हैं। एक तो है कयार विधि, कयार टेक्निक। भाई ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे अगर आप ट्रेन से जाओगे सांबर झील के आसपास से, जैसे बीकानेर से एक इंटरसिटी जाती है जयपुर की तरफ, तो आप देखोगे कयारियां सी बना रखी है, और उसमें देखो चारों ओर जैसे मिट्टी से क्या करते हैं,
मिट्टी से एक दीवार सी बना देते हैं। दीवार क्या मतलब, छोटी सी रुकावट सी बना देते हैं, बीच में एक क्यारी सी बन जाती है, पानी जो है वो उड़ जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है और नमक शेष बच जाता है। और एक और विधि है रेस्ता विधि। तो ये जो दो विधियां हैं ये अपनाई जाती है कहाँ, सांबर झील में नमक बनाने में। ये जो रेस्ता विधि है ये वायु के प्रवाह के साथ, वायु के प्रवाह के साथ नमक का उत्पादन। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे अपने आगे थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई मान लो कोई झाड़ी या फिर किसी भी चीज को अपने ने पानी में डुबोया, उसको रख दिया, तो पवन के प्रवाह या वायु के प्रवाह के साथ धीरे धीरे पानी उड़ जाएगा और बाकी नमक शेष रह जाएगा। तो ये जो दो विधियां हैं इनसे कहाँ सांभर में नमक का उत्पादन किया जाता है। चलिए भाई, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना आप, किसके लिए, ठीक है। नमक का उत्पादन में दो विधियां हैं और यहीं पर अपने क्या करते हैं, अपनी अगली जो झील है, ठीक है, तो सांबर झील अपने ने पूरी कर ली भी, सांबर झील अपनी कंप्लीट है, जितना भी अपने को पता होना चाहिए। अब अपने अगली झील लेते हैं पंचपदरा झील। और ये पंचपदरा झील जो है वो कहाँ है भाई, तो यहां पर आपको पता है कि हमें बाड़मेर याद करना है और नए जिलों के हिसाब से हमें बालोतरा याद करना है। ठीक है, अब देखिए भी इसमें और एक्स्ट्रा क्या याद करना है, सर्वाधिक खारे पानी की झील, ठीक है, सर्वाधिक खारे पानी की झील। इसमें जो नमक आता है, इससे जो नमक प्राप्त होता है उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड मिलता है भाई। तो मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक मिलता है यहां से। अगली चीज, यहां पर खैरवाल जाति है, उसके लोग जो हैं वो मोरली झाड़ी से नमक बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ये एक कैसी विधि है, तो अपने ने जो दो विधियां पढ़ी थी उसमें से ये रेस्ता विधि है। हाँ भाई, ये और याद कर लेना, ठीक है। तो खैरवाल या खारवाल, जो भी आपको नाम मिल जाए, ठीक है, मिलते जुलते से ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस झील से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसे कोशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिया कहते हैं। ये थोड़ा सा और याद रख लेना भाई। अच्छा, अभी देखिए आगे चलकर अपने यहाँ पर राज्य में प्रमुख नमक उत्पादन के उपक्रम पढ़ेंगे। अगर साफ नहीं भी दिख रहा है तो मैं इनको आपको लिख के बता दूंगा, ठीक है, हो सकता है फोटो साफ नहीं आई हो, ठीक है। नमक उत्पादक केंद्र भी दिख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सांभर झील, पंचपदरा झील और अभी एक और पढ़ने वाले हैं अपने डीडवाना नागौर नागौर, उससे संबंधित है भाई, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं भाई, ये पढ़ते हुए आपको लगे सर वो आपने उपक्रम या फैक्ट्री बताई नहीं, वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, एक चीज और याद रख लेना इस झील से, कि 1992 के बाद 1992 से यहां निजी कंपनियों को या कहूं निजी क्षेत्र को सरकार ने अनुमति दे दी कि आप भी यहां पर क्या कर सकते हो, नमक बना सकते हो,
ठीक है भाई, तो ये पंचपदरा झील के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है ये। ठीक है भाई, और पंचपदरा नाम क्यों पड़ा, तो ये भी अगर है तो यहाँ पर पंचा भील, एक पंचा भील है, और पंचा भील का खेड़ा हुआ करता था भाई, भीलों के द्वारा जो गांव स्थापित किए जाते हैं, तो यहाँ पंचा भील का खेड़ा हुआ करता था। तो इसलिए इसको पंचपदरा भील पंचपदरा झील कहा जाता है। क्लियर है भाई? एक अपनी लास्ट बची हुई है, कौन सी? डीडवाना नागौर, ये भी प्राकृतिक झील ही है भी, खारे पानी की झीलें प्राकृतिक ही मिलेगी आपको। अब एक चीज नोट कर लेना भाई, क्या कि ये जो अपने ने सांभर पढ़ी, ठीक है, और अपने ने कौन सी पंचपदरा, जो अपने ने वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स पढ़ी थी ना, उसमें मैंने लिखवाया था ये टाट या डाड का उदाहरण है जो स्थायी झीलें मिलती है। ठीक है, और ये जो डीडवाना नागौर है, इसे पलाया या बालसन का उदाहरण माना जाता है। पलाया या बालसन का उदाहरण माना जाता है, जो अस्थायी झीलें मिलती है कहाँ? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। पहली बात तो ये डीडवाना झील कहाँ है? नागौर में है। दूसरा, इसमें इसके पानी को ब्राइन वाटर कहते हैं। ठीक है, इससे जो हमें नमक प्राप्त होता है, ठीक है, या सॉल्ट प्राप्त होता है, ये खाद्य नमक, यह खाद्य नमक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं मिलता, बल्कि सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फाइड मिलता है। और इनका उपयोग रसायन या केमिकल के रूप में या तो कागज उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग में, ठीक है, या कांच उद्योग में किया जाता है, या अन्य उद्योगों में किया जाता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना भाई। ये पलाया या बालसन का उदाहरण है। ठीक है भाई, और एक और एक्स्ट्रा चीज जो इसके बारे में आपको याद रखनी है, वो ये है भाई कि इसके पानी को ब्राइन वाटर कहते हैं, ये खाद्य नमक नहीं होता। यहां पर 1992 से निजी क्षेत्र को अनुमति मिली हुई है, यहां याद कर लेना सन 2000 से निजी क्षेत्र की कंपनियों को सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है, क्या करने की? नमक या फिर ये जो केमिकल है वो बनाने की। लेकिन मूल रूप से कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पे काम कर रही है, वो अपने देखें तो भाई। अब आ जाओ इधर, तो थोड़ा सा मैंने ये यहाँ पर पिक्चर लगाई थी, मेरे हिसाब से साफ नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं। तो ये जो है पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड है, पहली कंपनी है पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड। अरे सॉरी, हाँ भाई, तो ये है अपनी पहली कंपनी या उपक्रम, इसका नाम है पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना होती है
1960 में, 1960 में, ठीक है। ये किसका उपक्रम है? तो ये राज्य सरकार का उपक्रम है, ये राज्य सरकार का उपक्रम है, थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है वो कौन से नमक का, या फिर मैं कहूँ कि पंचपदरा बालोतरा में कौन से नमक का उत्पादन किया जाता है? तो आपको एक चीज याद रखनी है, आयोडीन नमक के कारखाने हैं यहाँ। किसके किसके कारखाने हैं? आयोडीन नमक के। और आपको अच्छे से पता है भी, आयोडीन की कमी से, अगर नमक में आयोडीन की कमी है तो उससे घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड है ये 1960 में स्थापित है, राज्य सरकार का उपक्रम है, लेकिन इसे 2008 में किसमें दे दिया गया? इसका निजीकरण कर दिया गया, इसे निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया। अब आपके कंफ्यूजन होगा कि सर आपने कहा था 1992 में निजी क्षेत्र, तो भाई मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि 1992 के बाद यहाँ पे निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी अनुमति मिल गई, ठीक है। और 1960 से यहाँ पे पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड जो है वो काम कर रही थी। कौन काम कर रही थी? पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड काम कर रही थी। और इस पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड को भी 2008 में किस में दे दिया गया? निजी क्षेत्र में सौंप दिया गया। तो इसको थोड़ा सा अपने ऐसा करते हैं भी, यहाँ पे फालतू में समझ नहीं आएगा, कचरा सा हो जाएगा, इसको अपने अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं। तो ये जो पहली कंपनी है ये कौन सी है? पंचपदरा सॉल्ट लिमिटेड, ठीक है। ये किसकी कंपनी है? ये राज्य सरकार की कंपनी है, या हुआ करती थी, राज्य सरकार का उपक्रम था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 में, ठीक है। ये मूल रूप से आयोडीन युक्त नमक बनाने के कारखाने स्थापित किए गए यहाँ। तो एक तो ये याद रख लेना, और एक चीज ये याद रख लेना कि इसे 2008 में किसको सौंप दिया गया? तो इसका निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, इसे प्राइवेट क्षेत्र को सौंप दिया गया। दूसरी कंपनी जो लिखी हुई है वो है सांभर सॉल्ट लिमिटेड। सांभर सॉल्ट लिमिटेड, ये जो सांभर सॉल्ट लिमिटेड है ये बेसिकली हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड की कंपनी है। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के द्वारा स्थापित कंपनी है, ठीक है। ये कहाँ? भाई सांभर, जयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1964 में हुई, ठीक है। लेकिन मेन चीज याद रखना कि ये राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है, ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, और इसे अभी भी सरकार के अंतर्गत ही चलाया जाता है, इसका निजीकरण नहीं किया गया है, इसका निजीकरण नहीं किया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पे, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आपको याद रखनी है वो है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। ये कहाँ है? नागौर में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1964 में। तो भाई पहली कंपनी 1960, फिर 1964, फिर 1964, लेकिन ये पहली और तीसरी ये दोनों क्या है? राज्य सरकार के उपक्रम है, और ये जो बीच में सांभर है ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, राज्य सरकार का उपक्रम, ठीक है। अब यहां पर राज्य सरकार के उपक्रम क्या बनाती है? नमक, खाद्य नमक तो बनता नहीं, तो सोडियम सल्फेट, या सोडियम सल्फाइड। इसीलिए इस कंपनी का नाम देखो क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। और इस कंपनी को भी, जो भी राज्य सरकार की है,
उन दोनों को ही निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है और दोनों को ही 2008 में निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है। तो 2008 में इसका भी निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना। और उद्योग के हिसाब से भी नमक उद्योग में आपका जो मेन क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा। क्लियर है? और अब अपने लास्ट में चलते हैं। तो अपने ने तीन झीलें की, तो उन तीनों झीलों में कौन कौन से उपक्रम काम करते हैं। सांबर वाले में सांबर सॉल्ट लिमिटेड काम करता है, ठीक है। पंचपद्रा वाली में पंचपद्रा सॉल्ट लिमिटेड काम करता है। और जो डीडवाना नागौर है वहां पर कौन सी, राजस्थान केमिकल वर्क्स काम करता है। ठीक है भाई, चलिए अब कुछ अन्य खारे पानी की झीलें हैं जो केवल नाम ध्यान रखने हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल लूनकरनसर। लूनकरनसर कहाँ है अभी, बीकानेर में। तो भाई यहाँ पर भी छोटे मोटे कारखाने हैं, लेकिन बहुत बड़े नहीं, लेकिन छोटे मोटे नमक बनाने के कारखाने बीकानेर। डेगाना कहाँ है, नागौर। कावोद पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, रवासा या रेवासा, सॉरी 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 सॉरी, रेवासा तो झील है अगली। कावोद है भाई जैसलमेर में, पूछा हुआ क्वेश्चन है जैसलमेर में। रेवासा काछोर सीकर में। ठीक है भाई, ताल छापर ये भी वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, काले हिरन के लिए फेमस है। ठीक है, चूरू में। कुचामन फिर से आपको पता है भाई, नागौर की बात हो रही है। और फलोदी तो भाई वैसे तो अभी जोधपुर लिख रहा हूं, लेकिन आपको अच्छे से पता है फलोदी अपना एक नया जिला बन गया है, तो इसको नए जिले के हिसाब से फलोदी याद रखें। ठीक है भाई, तो ये बेसिकली कुछ और झीलें थी जिनके आपको नाम थोड़े से ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपना पूरा झीलों वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है भाई। और इसमें कहीं ना कहीं मैंने उद्योग वाली बात भी कर ली। ठीक है, ये पिक्चर अब मेरे को पता नहीं साफ आपको दिखाई दे रही थी नहीं दे रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ी चीजें लिख दी यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीजें। और ये जो है अपना पूरा है, ठीक है, इसका झीलों का। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है। सिर्फ जो है पुराने आए हुए क्वेश्चंस देख लेना या क्वेश्चन बैंक देख लेना, और कुछ और चीजें जो अपडेट करने वाली होंगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर से जुड़े रहिए। वहां पर आपको मैं अपडेट देता रहूंगा करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें। कई बार करंट अफेयर क्या करता है, स्टैटिक जीके से रिलेट हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज आई, किसी झील के बारे में कुछ भी न्यूज वगैरह आई, तो वो आपसे मैं शेयर कर लूंगा वहां पे। ठीक है भाई, तो आप इतना ही पढ़ना है अपने को। तो ये जो है अपने नोट्स बना लेना भाई। और ये जो पीडीएफ है मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके साथ साथ नदियों और झीलों के जो मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन आपको एकदम ये चीजें मिलेगी उसमें। वो दोनों पीडीएफ भी मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल सिविल प्रिपरेशन बीकानेर पर उपलब्ध करवा दूंगा भाई। ठीक है भाई, तो ये मेरी मेहनत है, वीडियोस आ रहे हैं आपके साथ, नोट शेयर कर रहा हूं मैं। आपको अपनी मेहनत करनी है और आपका सिलेक्शन जो होगा आपकी मेहनत से, वही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो मोस्ट प्रोबेबली अपने डैम्स और जो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं, नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं राजस्थान की, उस पे होगा। तो उसमें राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर, लेकिन साथ साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने शुरू करने वाले हैं। तो साथ में बने रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बहुत ही सीरियस वे के अंदर तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।